जुराइम पेशा अफराद का राज। 6 गोलियां लगी हैं भाई को, 3 गोलियां लगी हैं वालिद साहब को। आज लग रहा है मेरे वालिद साहब गए इस दुनिया से। क्या कहते हैं लाहौर के शहरी? उस दिन पुलिस नहीं थी, पुलिस साथ रैली होती है। जिनसे उन्होंने बता लेना होता है वहाँ पे दुकान पे पहुँच जाते हैं, भाई लाओ। झूठे दावे लोगों के झूठे दावे। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। फुटेज के आ जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है। लाहौर एक अनसेफ सिटी है। हम सुकून से तब खाना खाएंगे, सुकून के साथ, जब ये 2 मुलज़िम पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते हम रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को अदा करते हैं। अशियाए जरूरिया पर टैक्स, खाने पीने पर टैक्स, खरीदारी पर टैक्स, बिजली, पानी, गैस, फोन के बिल्स, जायदाद पर टैक्स। गर्ज ये कि शायद एक जमाने में हमें सांस लेने पर भी टैक्स अदा करना पड़े। इन सब टैक्सेस के बदले बुनियादी जरूरियात की फराहमी हुकूमती जिम्मेदारी बनती है, जिसमें सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन आए रोज मीडिया पर मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में जाबाक होने वाले अफराद की खबरें रिपोर्ट की जाती हैं, जिनमें ज्यादातर डकैती पर मज़ाहमत और स्ट्रीट क्राइम शामिल हैं। मियां शहबाज शरीफ, जो खुद को वज़ीर आला पंजाब की बजाय खादिम आला पंजाब कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अवाम की खिदमत के लिए इस ओहदे पर हैं। लेकिन आजकल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरा यूसुफ। आज टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है लाहौर में, शहर लाहौर, जिंदा दिलों का शहर। लेकिन इस शहर को न जाने किसकी नज़र लग गई है कि इस पर खौफ और दहशत के साए फैले दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन खानदानों से भी मिलवाएंगे जो कि दहशत गर्दी का शिकार हुए जब डकैती की गई, मज़ाहमत के बाद उन पर गोलियां चला दी गई, और ये भी दिखाएंगे कि पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। तो देखते रहिए अवाम की आवाज़। टीम अवाम की आवाज़ इस वक्त पहुंची है लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में। अब से कुछ दिन पहले जो वाक़या पेश आया, जिसमें डकैती की वारदात के अंदर मज़ाहमत करने पर गोलियां चलाई गईं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। उनमें 2 लोग एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें अमजद साहब वालिद थे और तंजील अमजद उनका बेटा। इस अफसोसनाक वाक़े में वो जांबर ना हो सके। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये डकैती की वारदात थी या कोई और वजह भी हो सकती है, उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी या उनको कोई परेशान कर रहा था या कोई धमकियां मिली थी। अंदर चलते और उनसे बात करते हैं। अमजद साहब के घर में हम मौजूद हैं। इस वक्त जो दुख की फिजा है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। बाप बेटा जो इस दुनिया से चले गए, उनकी बेटियां हमारे साथ हैं, भाई हैं, उनकी बहनें हमारे साथ हैं, और वो ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि उनका क्या कसूर था। वो एक किराए की दुकान में अपने घर के लिए रिस्क कमाने के लिए डेली जाते थे, वहाँ पर रोज़ की बात थी ये, और एक दिन वो जब गए तो उसके बाद वो वापस घर को नहीं लौट सके। इस वक्त इस गमज़दा जो ख़ानदान है उससे बात करते हैं। इनकी बेटी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इत्तला मिली थी इस हादसे साने की? मामू का फ़ोन आया कि उनको ना फायरिंग हुई है आपकी शॉप पे, तो वो ना हॉस्पिटल में है। तो बस हम वहाँ से निकले। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो पापा नहीं थे और भाई था, उसकी भी सांसें चल रही थी। तो उनके लिए सब दवा कर रहे थे कि हाँ, आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि वो भी हमारे साथ नहीं रहा। भाई सबसे छोटा था, 22 साल का था। बेटी है इनकी दूसरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालिद साहब से आपकी आखिरी बार बात, भाई से मुलाकात कब हुई थी? मैं अपने ससुराल होती हूँ। उन्होंने 2 दिन पहले मुझे फ़ोन करके मुझे बुला रहे थे कि मेरा ना मिलने को दिल कर रहा, आज मैंने कहा मैं 1-2 दिन तक आऊँगी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे मिल नहीं सकूँ। भाई हमारे साथ हैं, इनसे छोटा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं। इनकी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे, ख्वाब सजाए थे कि बेटे की शादी करेंगे। एक बेटी की शादी कर दी थी और आज उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ पर सब पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारा बच्चा था वो, जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। हंस के मजाक करके उसका रहना, 1-2 माह में तो उसने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी हैं, वीडियो ये वो, कि जो अभी तक भुलाई नहीं जा सकती।
नई बात यह है कि आज नबील और मुबशिर की टीम फिर आमने सामने थी, लेकिन मुबशिर की टीम की कमर तोड़ के रख दी नबील की टीम ने और मुबशिर की टीम मैच हार गई। और मुबशिर की टीम को मैं कहना चाहूँगा अगली बार प्रैक्टिस करके आएँ और मैच जीत के दिखाएं। तो वहाँ फिर कैसे आप तक भी इतला टेलीफोन के जरिए? बस दोस्त, हाँ जी, फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि तुम कहाँ पर हो। मैं कहा तुम्हें पता तो है मैं कहाँ पर हूँ। कहता तुम्हें कॉल किसी की नहीं आई अभी तक? ये सारा वाक़या हो गया, वहाँ पे फायरिंग हो गई, डकैती करने आए थे, तो मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, तो तुम जल्दी से पहुँचो। बस मेरे साथ ये फैमिली रिलेटिव गए हुए थे साथ मेरे सियालकोट। मैं तो इनको भी वहाँ से लेके नहीं आया, मैं अकेला ही वहाँ से ड्राइव करके मैं अकेला ही निकल आया वहाँ से। तो बस ये पोजीशन थी कि रास्ता भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कितनी गोलियां लगी थी उनको? तकरीबन 6 गोलियां लगी हैं भाई को, 3 गोलियां लगी हैं वालिद साहब को, और 3 ही गोलियां लगी हैं वो भाई जो वाले दूसरे थे फरहान, उनको भी 3 गोलियां लगी हैं। और एक कस्टमर आए हुए थे उनको 4 गोलियां लगी हैं। और जो ये अगले 2 दिन के बाद इनकी अंकल सलीम, उनकी डेथ हुई है, उनको भी 3 गोलियां लगी हैं। ये सबको आप जानते थे? हाँ जी, सब ये यार दोस्त सब वहाँ के ही रहने वाले हैं, एक ही इलाके के महल्लेदार सब। क्या उनकी जान खतरे से बाहर है? उनकी बस जान खतरे बाहर है। उनकी जो टांग है वो काटने के लिए डॉक्टरों ने कहा था, क्योंकि उनकी जो एक नस थी वो डैमेज हो चुकी थी। कभी वालिद से किसी का झगड़ा हुआ हो या किसी ने कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कम से कम भी 15-16 हज़ार 17 हज़ार बंदों का इतना जनाजा था उनका, तो आप खुद आइडिया कर सकती हैं कि उनका कैसा माहौल था। छोटे बच्चे से लेके बड़े तिकर, बड़े से छोटे तिकर, हर एक के साथ मजाक से, दोनों की तबीयत ऐसी थी। इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप क्या इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस तरह करके दहशत फैलाई है, इसी तरह लाके उनको चौंक में इसी तरह फायर मारे रहें। ये नहीं कि अदालतों में केस चलते रहें, जमानतें होती रहें, वो चाहें दोबारा छूट के वापस आ जाएं, कोई इनको चांस नहीं मिलना चाहिए। इस खानदान ने अपना शफीक बाप, घर का कफील, रहमदिल भाई खो दिया, जिनका कोई कसूर नहीं था। बड़े भाई छोटे भाई की मैयत को सहारा देने पाकिस्तान से बाहर से आए थे और इन्होंने टेलीविजन के जरिए ये खबर इन तक पहुंची थी। और इनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के अमूमन परेशान रहता हूं, क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि गोलियां चल गई, किसी मासूम का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। इनको नहीं मालूम था कि इनके अपने घर में भी एक दिन ऐसा वाक़या पेश आएगा जब इनके घर से 2 लोग, एक इनका छोटा भाई और एक इनका छोटा भतीजा, इनसे बात कर। एक मुद्दत से पाकिस्तान से बाहर हूँ। समा समेत मुख्तलिफ चैनल पे एक न्यूज़ चल रही थी कि मिल्लत पार्क में एक पान शॉप PCO पे जो है ना वो कत्ल हो गए। तो हम लोग देख रहे थे कि नाम भी आ रहा था, लेकिन मिल्लत पार्क आ रहा था। हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा पंजाब, ये सिंध के सिटी कराची की तर्ज पे कैसे चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई, मेरा भतीजा या दूसरे लोग जो है ना वो वहाँ शहीद हुए। हम लोग बात कर रहे थे कि ये मिल्लत पार्क में वाक़या हुआ, ये किसी भी जगह, लेकिन लाहौर हमारा सिटी है जिसमें कभी बड़ा अच्छा अमन था, अमान था, लेकिन आजकल ये दहशत गर्दों का या कातलों का एक आप कह सकते हैं कि सिटी बना हुआ है। लोग कहते हैं डॉल्फिन फोर्स बनी, हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन कोई बंदा, मुझे आज 5 दिन में, मैंने उससे पहले भी जिन लोगों से भी पूछा, नहीं देखा। चंद जगहों पे मैंने देखा कि डॉल्फिन वाले जो हैं ये गेमें खेल रहे हैं मोबाइल के ऊपर, साइड पे खड़े हैं, उनको कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले हैं तो उनको देखा नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद ये सानहा हुआ और ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे कोई मज़ाहमत नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक ऐसे लोग 2 आए जो फ्रीक्वेंट इतनी फायरिंग कर रहे कि जैसे आती पक्के जो फायरिंग करने वाले लोग, बड़े निशानेबाज, जिन्होंने बिल्कुल ऐसे गोलियां बरसाई हैं कि जैसे बारिश होती हो। कहाँ थे लोग, किसने देखा? लेकिन उसके बाद ये था कि हमें पता चला था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर रिपोर्ट मांगी और 3 या 4 दिन का टाइम लिया है। हम 3-4 दिन गुजर गए या गुजरने वाले हैं, 1 आध दिन में ये भी गुजर जाएंगे। CCPO साहब आए थे, DIG साहब आए थे, दूसरे लोगों ने कहा जी आप फिक्र नहीं करें, हमारी नींदें हराम है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ।
लेकिन हम लोग तो तब यकीन इस पे करेंगे जब मुजरम काबू में आए। हमें पता है कि ये कहा जाता है, हमारे लोग कहते हैं कि जी जैसे उनको सजा दी जाए जैसे उन्होंने किया, ऐसा होगा नहीं। ये यकीन नहीं, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पे पुलिस का निज़ाम हाई लेवल पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे का निज़ाम ऑलरेडी मैं पिछले 4 साल से भुगत रहा हूँ। लवाहिकीन ये कहने में बजा हैं कि अगर किसी बड़े शख्स के खानदान के साथ ऐसा वाकया पेश आता तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। गमज़दा खानदान से गुफ्तगू के दौरान अपने जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन था। कोई भी दर्द दिल रखने वाला शख्स प्रोग्राम को देखकर आपदीदा हुए बगैर नहीं रह सकेगा। इंसाफ कहाँ का इंसाफ, किसके लिए? ना मेरा भाई हमजा शहबाज था, ना मेरा भतीजा अनस था, ना वो बिलावल भुट्टो था कि हम लोग बोलें कि भी हाँ इनके बेटों को कुछ हो तो फिर पूछूं कि ये लोग क्या करते। कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो रिपोर्ट भी ली और एक्शन भी किया है। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये होता है, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं इस खानदान के लिए जो बिल्कुल बर्बाद हो गया। 5 खानदान बर्बाद हुए हैं इस इंसिडेंट में। आज से 3 साल पहले मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ। मैं रोने लगी तो मेरे भाई ने कहा मैं आपके मुंह से ये ना सुनूं कि मेरे वाले साहब बहुत हो गए हैं। वाले साहब मेरे बहुत हुए हैं, हम जद के तुम्हारे वाले साहब नहीं बहुत हुए। और मुझे आज लगा मेरे वाले साहब गए इस दुनिया से, किसी को नहीं पता। वो मुझे मेरी कफालत भी कर रहे थे और मेरी बहन की भी, उनकी फैमिली को भी नहीं पता वो मेरे लिए क्या कर रहे थे। जो शख्स अपने घर आए हुए किसी जानवर के लिए भी घर से नहीं निकालने देते थे, कोई साइड से कोई इधर उधर की चीजें आ जाए, इनको खिलाओ, इनको परिंदों के लिए इतना बंदोबस्त, मेरे लिए हर सैटरडे को मुझे फोन करके बुलाते थे। अगर आप ना आई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। 22 साल मेरी शादी को हो गए, जो पहला सैटरडे था वही मेरा आज का सैटरडे था। एक दिन भी मुझे इस घर में आते हुए ये नहीं लगा कि मैं अपने बाप के घर नहीं जा रही। वो मेरा बाप जो मेरे साथ ऐसा था वो अपने बच्चों के साथ कैसा था। जेबर थे और इंतहाई प्यार करने वाले और इंतहाई मुखलिस, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए कह सकूं। और ये जिन्होंने मारा उनके लिए हमें पंजाब हुकूमत से यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इनके घर के लिए इनके घर के सरबराह और इनका सारा जो था उन्हीं पे था, वो भाई और बाप पे था और वो ही इस घर को जो है वो चला रहे थे। ये लोग सवाल कर रहे हैं और इनका एक बात पे पुख्ता यकीन है कि कुछ होने वाला नहीं है। जो जालिम मार के चले गए वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, उनको कभी सजा नहीं मिलेगी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि किस तरह से उन्होंने गोलियां बरसात कर दी गोलियों की। कहाँ से आई ये असलहा, कहाँ से आई ये गोलियां इनके पास, कहाँ से इन सब लोगों के पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और फिर ये शहर में दंदनाते भी फिरते हैं। कितनी जानें ले ली। इनका सही कहना है, एक घर नहीं 5 घर बर्बाद हुए हैं। उन 5 घर का कौन कफील होगा, कौन जिम्मेदार होगा उनके मुस्तकबिल का, क्या होगा? क्या कभी किसी ने देखा कि उसके बाद किस खानदान पे जिसका सरबराह चला गया क्या बीती? ये चौक देख रहे हैं, मेन चौक है, हर वक्त इधर पुलिस होती है। उस दिन पुलिस नहीं थी, उस दिन पुलिस नहीं थी, पुलिस साथ रैली होती है। हम सुकून से तब सोएंगे, तब खाना खाएंगे सुकून के साथ जब ये 2 मुलज़िम पकड़े जाएंगे। लवाहिकीन के जज्बात आपने सुने। अब टीम अवाम की आवाज ने रुख किया उस जगह का जहां पर ये सानहा पेश आया। हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं ये वही जगह है जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। ये वो दुकान है, ये दुकान में फोटोकॉपी होती थी और जिसके जरिए से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।
वो काम किया जाता था। और एक आप फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शेर बने हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का निशान है शेर। और ये आप इधर देखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर है, मरकजी दफ्तर बराबर है। और उसके बिल्कुल साथ ये दुकान है जहाँ पर खुले आम दिन दहाड़े डकैती की वारदात पर मुज़ाहमत पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इधर जो पुलिस आती थी, यहाँ पे पुलिस ड्यूटी दिया करती थी, वो भी सो गई थी। और डॉल्फिन फोर्स तो वैसे ही अब नाकाम होती चली जा रही है। तो फिर ये जो मासूम है, ये शहरी अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करें क्या? जिनको सिर्फ अपने घर के लिए रिस्क कमाने के अलावा कोई और फिक्र लायक नहीं है, वो और क्या कर सकते हैं? या ये देखें, आपको करीब से ये दुकान दिखाते हैं। बाप बेटा इस दुकान पे आया करते थे और आज उसके बाहर मरहूम का बोर्ड लगा हुआ है। और वो एक शख्स अमजद साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो अपने घर वालों का रिस्क कमाने के लिए अपनी बहन की भी सरपरस्ती करता था। अपनी बेटियां, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके भांजे भतीजे, उन सब के सर से एक शफीक इंसान का साया छिन गया। 22 साला तंजील के बचपन के दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, जो इसकी नागहानी मौत पर इंतहाई गम और गुस्से में थे। जिंदगी से भरपूर नौजवान मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए अचानक इस दुनिया से चला गया। तंजील के दोस्त हमारे साथ हैं, उस्मान इनका नाम है। ये बहुत गहरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं और बहुत सी यादें ये शेयर करना चाहते हैं हमसे। जब उसको देखा, जब सुना है, जिस्म काम गया है, ज़मीन निकल गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि एक कहानी है और ये ख़त्म हो जाएगी। उन जालिमों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मेरा उस रात को मैं दिखाना चाहूँगा, ये रात की तस्वीर है। रात को मेरे साथ सोया हुआ था, मैं घर जाने लगा था, मुझे कहता है कि आज घर ना जा, आज मेरे साथ सो। पूरी रात बातें करते रहे, पूरी रात बातें करते रहे। मुझे कहता है कि आज रात सुबह ऑफिस जाने लगा, मुझे उठाया, ऑफिस गया, मुझे कहता है जल्दी आ जाइए, रात को फिर जाना हमने फिरने, रात को फिर जाना हमने फिरने, हमने खाने पीने जाना। जब मैं ऑफिस से वापस आया, ये उस वक्त की बात है जब वो गोलियां चलाकर चले गए हुए थे। खौफ और राज फैला हुआ था, इर्द गिर्द खून बिछा हुआ था, वो सो गया था। मैं उसको नहीं बचा सका। ये चौक देख रहे हैं, मेन चौक है, हर वक्त इधर पुलिस होती है। उस दिन पुलिस नहीं थी, उस दिन पुलिस नहीं थी, पुलिस साथ रैली होती है। अगर वो होते तो शायद कुछ कर सकते। वो उनके साथ मिले हुए थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, जान के नहीं किया। हमें वजीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, जितना जल्दी हो सके हमें वो बंदे चाहिए इसी चौक में। जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उस दिन भी इनका प्लान था मिलने का, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि किस्मत इनको इतना मौका नहीं देगी। और इस वक्त आप देखिए कि ये जो बाजार है, ये एक ज़िंदगी की अलामत है। लोग आते जाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये खौफ में बंद है। ये खौफ कभी इन गलियों में, इस शहर में महसूस नहीं किया गया था जो आज यहाँ हम खड़े हैं, जो लोगों की आंखों में हम देख रहे हैं, जो इस तरह बंद दुकानों को देख के हमें महसूस हो रहा है। और पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी, जो रोज़ यहाँ मौजूद होती थी, उस दिन यहाँ क्यों नहीं थी, उस दिन ड्यूटी पे क्यों नहीं थी? ये बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी दुकान बिल्कुल सामने, ये आप देख रहे हैं, बंद है। खौफ और हिरास है, दहशत की अलामत ये इलाका इस वक्त लग रहा है। इनसे जानते हैं इन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा। बिलाल साहब, कितने लोग थे जिनको आपने गोलियां चलाते हुए देखा? 2 लोग थे, बेडर थे। अच्छा, कोई खौफ नहीं था, आराम से फायरिंग करते रहे वो? बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपनी आंखों के सामने सारा वाकया देखा, क्या हुआ था? और यही है कि मतलब हम तो सामने बैठे थे, ठीक है ना, तो बाहर निकलते हुए वो अंकल ने उनको रोका और वो फिर वो होंडे पे जो था बाहर वाला, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। एक शख्स अंदर था दुकान के, वो पैसे लूट के लेके आया बाहर। अंकल ने मुज़ाहमत की है तो दूसरा बाइक से उतर के उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। यानी जो बाहर आदमी मौजूद था वो क्या गाड़ी पे था, बाइक पे था? बाइक पे था, उसके पास असला था, उसने फायरिंग कर दी। बिल्कुल ऐसे। और दुकान पे जितने लोग थे उन सबको गोलियां लगी? सबको, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो पुलिस आवाज सुन के नहीं आई? आप लोग तो आ गए मदद के लिए? पुलिस तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे तक हम देखते रहे हैं। पुलिस का यहाँ पे कोई नामो नहीं था। पुलिस तो अभी आप देखते इस चौक पे कोई निशान भी नहीं है। ये जहाँ पे देख ले कितना बड़ा चौक है, एक भी बंदा आपको यहाँ पे पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। तो ना ही उस दिन के बाद यहाँ पे कोई नजर आया, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, जिनसे उन्होंने बता लेना होता वहाँ पे दुकान पे पहुँच जाते, भाई लाओ, नहीं तो दुकानें बंद करो। इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस वक्त ये सानिया गुजरा है उसके तकरीबन आधा घंटा के बाद मुझे पता चला और मैं आया हूँ। अवाम के लिए क्या है यहाँ पे?
कि आवाम सिर्फ गोलियां खाने के लिए यहाँ पुलिस वालों को भत्ते देने के लिए? वो अगर दुकानें बंद नहीं है उनको कहते थे 12 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, पीछे से ऑर्डर है आप बंद करो। अगर किसी ने खोलना है तो उनको पैसे देंगे तो वो दुकान खोल सकता है, इसके अलावा दुकान बंद है। ये जिनको मारा है अमजद साहब को, उनके बेटे तंजील को, किसी से कोई लड़ते झगड़ते? मैं कहता हूँ वो बच्चा इस कदर मासूम था, जी के अलावा उसके जुबान पे कोई दूसरा लफ्ज नहीं था, ना वो बदतमीज था, ना वो अपनी दुकान के अंदर उसने रहना और दुकान के बाद उस वक्त निकलना जब उसने बंद करनी है। लेकिन क्या हमारी शराफत का यही माहौल है कि वो आए, हमें फायर मारे और मार के चले जाएं, जो कुछ भी है लूट के ले जाएं, पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते? अभी पुलिस देखें, अपना कैमरा ऑन करें, देखेंगे कोई पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कोई पुलिस वाला है इधर। कितनी देर होगी आपको यहाँ पर खड़े हुए? कोई डॉल्फिन वाला आया है, कोई पुलिस वाला आया हुआ है? आप आधे घंटे से आप इधर है, 1 घंटे से आप किधर है? कोई भी इधर पुलिस वाला नहीं है, कोई हमारी जीरो पुलिस है, जीरो। पंजाब पुलिस दावे करती है, झूठे दावे, इन लोगों के झूठे दावे हैं, वादे करते हैं। ये 4 बंदे किनको दुख है? इनको कोई नहीं दुख होगा। इनके घर के लाशें गई हैं, हमारे घर में लाशें गई हैं, हमें दुख है, हमारे हमसाए गए हैं, हमें दुख है। किसी को दुख नहीं होगा, हमें दुख होगा। तो ये जो खौफ है, इलाके में दुकानें बंद हैं, आप लोगों के दिल में खौफ आए कि कोई मार के चला जाएगा? हाँ, बस यही खौफ है हमारे अंदर, यही खौफ है। हम कहाँ जाएं, हमें बता दें कौन से मुल्क में जाएं हम। ये इसलिए कर रहे हैं कि पनामा लीग से लोगों की तवज्जो हट जाए और लाहौर में हवासो रास फैलाया जाए। कराची का माहौल आ रहा है इधर। ये अवाम इस वक्त बड़े गम और गुस्से में है और जायज़ है, इनका हक बनता है। जब वोट लेके आप असेंबली में पहुंचते हैं और जब इदारे मौजूद होते हैं और इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, इदारे कोई काम ना कर रहे हो, सिर्फ उनकी जेबों में तनख्वाह जारी हो, तो फिर अवाम ऐसा ही होगा कि सड़कों पे आ जाएगी। डरे उस वक्त से, अल्लाह ने आपको हाकिम मुल्क बनाया है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को पूरा करें उस दिन से पहले जब देर हो जाए। हम कब से यहाँ पे मौजूद है, कोई डॉल्फिन फोर्स यहाँ से नहीं गुजरी, कोई पुलिस यहाँ से नहीं गुजरी, उनको ये इतना बड़ा मजमा दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई सानिया, कोई हादसा, कोई वाकया पेश आ सकता है, लेकिन किसी ने नोटिस लेना गवारा नहीं किया। बिलाखिर किसी के इत्तला देने पर इलाका SHO वहां पहुंच ही गए, अपने अज़्म का इजहार किया और साथ ही ये भी बताया कि उनको चार्ज संभाले आज सिर्फ दूसरा दिन ही है। लोगों को तो बड़ी शिकायतें हैं, लोगों को गुस्सा है। मैं बताता हूँ, मैं न्यूली पोस्टिंग हूँ और इंशाल्लाह ताला ये वादा है सब लोगों से, सोएंगे तब, सुकून तब लेंगे जब ये मुझे। जुल्फिकार साहब, आपके चार्ज संभालने से पहले ये वाकया पेश आया है, आप 2 दिन पहले आए हैं। चलें, आप जिस अज़्म का इज़हार करें, जो वादा करें, अल्लाह आपको तौफीक दे कि वो वादा पूरा हो, लेकिन लोगों को पुलिस से इंशाल्लाह ये सब लोग सुन रहे हैं, अच्छी उम्मीदें नहीं मैं बताता हूँ लोग गुस्से का इज़हार मैं बताता हूँ, ये जेलें भरी पड़ी हैं मुल्ज़िमों से। आए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ जगह खत्म हो गई है। ये जो खुलेआम घूम रहे हैं, ये मासूमों को गोलियां मार के चले गए। 2 बंदे लोअर माल डाकू मारे गए हैं परसों, उसी रात 2 6 फुट जवान बंदे मारे गए। इंशाल्लाह ताला हम सुकून से तब सोएंगे, तब खाना खाएंगे सुकून के साथ, जब ये 2 मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनको अपनी कैफे किरदार तक पहुँचेंगे। क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सका। इस साल के दादोशुमार पे नज़र डालें तो 370 से ज़्यादा अफराद इस साल में लाहौर में मर्डर हो चुके हैं। फुटेज के आ जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि लाहौर एक अनसेफ सिटी है या लाहौर में स्ट्रीट क्राइम जो है ऑन द राइज है। आपको हॉस्पिटल से पैसे नहीं मिलते, भी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, वो वेंटिलेटर की वजह से फौत हुआ है। आपको लाहौर की सड़कों पर होने वाली डकैती की एक वारदात दिखाते हैं जो इससे पहले आप समा पर देख चुके हैं। देखिए कि मसरूफ शाहराह पर जहां हर तरफ गाड़ियां मौजूद हैं, किस तरह दिन दिहाड़े ये नौजवान एक कार में सवार अफराद से लूट मार में मसरूफ हैं। डकैती करने वाले गिरोह को तो आप फुटेज में देख सकते हैं, लेकिन जिनको लूटा गया वो कौन थे, उनसे अवाम की आवाज में आज हम आपको मिलवाएंगे। ये वीडियो जो हमने आपको दिखाई है, ये बेसिकली एक सानिया पेश आया है। सुबह 9:30 बजे का ये वाकया है कि एक माँ बेटा घर से निकले थे। इनको ये नहीं मालूम था कि वो सड़क पे जब जाएंगे, सिग्नल पे रुकने के बाद उनके पास जो ज्वेलरी और पैसे हैं वो उनसे छिन जाएंगे। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि ये जो फैमिली है, ये कोई आम फैमिली नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो इस फैमिली के सरबराह हैं वो DG हैं और उनके एक बेटे ASP भी हैं। अब अगर ब्यूरोक्रेसी के लोगों को ये खतरा है और वो उनसे भी चीजें छीनी जा रही हैं, तो आप सोचें कि आम आदमी का क्या बनेगा। कैसे वाकया पेश आया?
हम लोग 9:20 पे घर से निकले हैं, इशारा नहीं आया, जब इशारे पे रुके हैं फ़ौरन बाइक्स वाले 4 लड़के 2 बाइक्स पे सामने आके रुके हैं। उन्होंने आके ड्राइविंग सीट वाली तरफ से भी एक ने पिस्टल से वो शीशा जो था उसको नॉक करने लग पड़ा, 2 लड़कों ने मेरी तरफ से शीशे को नॉक किया और साथ ही तोड़ भी दिया। ये कौन सा सिग्नल था? ये मड़िया स्टॉप। उन्होंने हवाई फायरिंग भी की और सामने भी बोनट के की, जो हमारे बोनट पे भी लगी हुई हैं जो उनकी बुलेट्स थी वो। तो बस अल्लाह ताला ने बचाया है। मेरे कड़े थे, चेन्स थी और उन्होंने कहा कि ये भी दे दो। वो उतर नहीं रहे थे, काफ़ी पुराने थे, तो वो उसकी वजह से हाथों पे भी वो मैंने खुद ही फिर उतार के मैंने कहा जी मैं देती हूँ। और वॉलेट तो आपने कहा कि आपने पहले ही दे दिया था? पहले ही मैंने पकड़ा दिया। जब उसने मेरे बेटे की तरफ, उमर की तरफ आके पिस्तौल से रखा इसके सर पे, तो मैंने कहा कि मैं दे देती हूँ आपको। और आपका तकरीबन कितनी मालियत का सामान चला गया? मेरा 9-10 तोले था। उमर, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? हाँ जी, मैं गाड़ी ड्राइव। तो ड्राइव करते हुए कोई फील हुआ था? क्योंकि ड्राइवर को फील हो जाता है थोड़ा, अगर कोई फॉलो कर रहा हो, कोई देख रहा हो आप। नहीं, हम कोई स्पेशल ओकेजन पे नहीं जा रहे थे, ना कोई रोजाना जाने वाले थे हम, तो बस वैसे घर के कपड़ों में थे हम दोनों। तो नॉर्मली आराम से उठ के हम निकले थे घर से, तो और उनका टारगेट मैं नहीं था, अम्मा थी। जाहिर है वो आपको डरा के वो सारी ज्वेलरी उतरवाना चाहते। क्योंकि मेरे पास मोबाइल, वॉलेट सारा कुछ था, उन्होंने मांगा ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आके सब कुछ दे दें, उन्होंने कहा कि हमें ये गोल्ड उतार के दें। वो मेन रोड थी ऊपर से, और वो सारे पॉलिटिशियंस के घर भी उधर से पास हैं, सारों के घर को रास्ता जाता है। तो उधर ना ट्रैफिक पुलिस थी, ना दूसरी पुलिस थी, कोई भी नहीं आया। और उन्होंने 3-4 मिनट गोलियां चलाते रहे, हवाई फायरिंग करते, कोई भी नहीं आया। आम पुलिस जो है, जो गश्त पे भी होना चाहिए उसको ऐसे वक्त में, जो कि स्कूल टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है, वो भी नहीं थी। और दिन दहाड़े 4 लोग आए हैं जिनके पास असला मौजूद था। उन्होंने फायरिंग की है बड़ी तसल्ली से, दाएं बाएं ऊपर, और उसके बावजूद भी कोई पुलिस एहलकार, कोई इर्द गिर्द से शख्स नहीं आया। जाहिर है जो गाड़ियों में मौजूद है वो तो इस खौफ में मुब्तला हो गए होंगे ना कि इतनी लूटमार इनसे कर रहे हैं, तो पिछली गाड़ियों में भी आके ये कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने तसल्ली की, सारा सोना लिया, 8-9 तोले उनको अंदाजा था कि ये सोना है, और वहाँ से फिर वो फरार होने में कामयाब हो गए। अब ये बड़ा सवालिया निशान है पंजाब गवर्नमेंट पर, खास तौर पर जो पुलिस का इदारा है, ये जो महकमा है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, कि यहाँ पर तो आम शहरी के साथ क्या होता होगा जब ब्यूरोक्रेसी महफूज नहीं है, जब पुलिस वाले खुद महफूज नहीं है। तो ये आप अंदाजा करें कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कितनी खराब होती जा रही है। पंजाब पुलिस, जिसमें एलीट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस शामिल हैं, अरबों रुपए जो हमारे टैक्सों से अदा किए जाते हैं, खसूसी ट्रेनिंग, जदीद असलहा और गाड़ियाँ होने के बावजूद क्यों जराइम को रोकने में कामयाब नहीं? इस वक्त हमारे साथ हमारे समा के क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जहांगीर खान साहब से। जहांगीर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्राइम रेट में इजाफा कितना हुआ है? लाहौर की अगर बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और पुलिसिंग पर भी बेपनाह जो है इन्वेस्टमेंट की गई है, करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सका। इस साल के दादोशुमार पे नज़र डालें तो 370 से ज़्यादा अफराद इस साल में लाहौर में मर्डर हो चुके हैं, जिनमें डकैती मदाफत पर भी कत्ल किया गया, गैरत के नाम पे मर्डर्स हैं, स्नैचिंग के दौरान लोगों को फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, मर्डर किया गया। तो जहाँ तक आपने बात की कि फोर्सेस क्या कर रही हैं, तो डॉल्फिन फोर्स बनाई स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए थी, कंट्रोल के लिए थी, लेकिन वो अपनी शुरुआत में ही मुतनाज़ हो गई। कि डॉल्फिन के बनते ही उनके 4 एहलकारों के खिलाफ रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया गया, उनको मुअत्तल करके सस्पेंड करके इंक्वायरी हेल्ड की गई, और इसके अलावा कई फोर्सेस बनाई गई, पुलिस रिस्पांस यूनिट है, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग, उनकी वर्किंग उस तरह से सोसाइटी में पेनिट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मौका मिलता है कि वो गलियों में लोगों को लूट मार करें, स्नैच करें, लोगों को वैल्यूएबल से महरूम करें। अभी डॉल्फिन की एक मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो 13 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल की मालियत। वो मोटरसाइकिल खुलवा रहे होते मुफ्त में। 13 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल की मालियत है। इनका यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म जो है वो 50,000 रुपए का, और 700 से ज़्यादा डॉल्फिन एहलकार हैं लाहौर में। अभी मजीद भर्ती किए जाने का कहा जा रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, मोटरसाइकिलें मजीद मंगवाई जाए। तो अभी तक जो इन पर इन्वेस्टमेंट की गई है अरबों रुपए की, तो उसका रिजल्ट देखना चाहिए पहले। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट अभी तक 0। इस वक्त हम डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस में मौजूद हैं, डॉक्टर हैदर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम मजमूई तौर पर जो सूरत हाल हमने आपको दिखाई है उस पर भी बात करेंगे, और स्पेसिफिकली जो हमारे क्राइम रेट बढ़ रहे हैं लाहौर में, खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, उस पर भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सूरत हाल तो आपके सामने है, आप खुद आई विटनेस भी करते होंगे, आपके पास केसेस भी आते होंगे पुलिस के थ्रू। रीजंस क्या बन रही हैं स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की?
कुछ इंसिडेंट्स के हो जाने का मकसद ऑब्वियसली हीनियस इंसिडेंट्स हैं, उन्हें ट्रेस करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उसका हरगज़ मकसद ये नहीं है, या किसी एक फुटेज के आ जाने का मकसद हरगज़ ये नहीं है कि लाहौर एक अनसेफ सिटी है या लाहौर में स्ट्रीट क्राइम जो है ऑन द राइज है। अभी जो बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए हैं, हम मिसाल देते हैं, भी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा 5 लोगों को मार दिया, 69 लोग थे, दुकान पर फायरिंग कर दी, फिर ब्यूरोक्रेट्स के गाड़ियों से सामान लूटा जा रहा है, असलहे के ज़ोर पे सोना लूटा जा रहा है, और जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो SHO साहब ये कहते हैं कि ये तो रोज़ का मामूल है, ये तो मामूली सी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि लाहौर अनसेफ हो रहा है या लाहौर कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के वर्ज पे है। मिल्लत पार्क का इंसिडेंट हुआ, मैंने ये बात एक्सेप्ट की है जी, एग्जैक्टली इंसिडेंट है। लोग खौफजदा हैं, दुकानें बंद है वहाँ पे, वो सेफ फील नहीं कर रहे। लोग ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो तो खौफजदा होते हैं, उस खौफ से निकालना हमारा काम है, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। ये आपने खुद बात की थी कि एक आम आदमी जो अपने टैक्स पे करता है, उस टैक्स को इदारों पे लगाया जाता है, उस टैक्स को एहलकारों पे लगाया जाता है, तो क्या वो नहीं ये डिजर्व करता कि उसको सिक्योरिटी दी जाए? ये इंसिडेंट्स जो हैं दुनिया के किसी शहर में भी हो सकते हैं। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ये एक हीनियस इंसिडेंट है। हमने ही इस केस को वर्कआउट करना है, हम ही इसको वर्कआउट करेंगे। मैं आपसे, आपके तवसत से शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी दुआओं में हमें याद रखें। बिल्कुल शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, ना हम इस तरजीह से गाफिल हैं, ना हम गाफिल होंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने हमें अपना वक्त दिया। इस वक्त बाहर भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पे उनको जाना है, लेकिन उन्होंने हमें वक्त दिया। जिस तरह से उन्होंने वादा किया कि जो 2 इंसिडेंट्स, बड़े इंसिडेंट्स हुए, उनके नोटिस में उनको रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा, और जो लोग कल्प्रेट्स होंगे उनको सजाएं भी दी जाएंगी। और अगर इन सारे वादों पर अमल हो जाता है और इसी तरह से पंजाब पुलिस जो कहती है वो करके दिखाएगी, तो मेरा ख्याल है फिर सिक्योर शहर हम कहेंगे और इसके बाद कुछ कहना बचेगा नहीं। इस वक्त हमारे साथ मियां इकबाल साहब मौजूद हैं, उन्हीं का हल्का है, वहाँ से MPA इलेक्ट हुए हैं, और हमारे साथ है। ये अफसोसनाक वाक़या आपको मालूम ही है, 5 लोग चले गए बगैर किसी गुनाह के, मासूम लोग को मार दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें 5 लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, और अभी 2 जो हैं वो बड़े सीरियस इंजरी भी उनकी है। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के ऊपर देखना पड़ेगा, और हुकूमत जो बुलंद बांग दावे कर रही है कि क्राइम नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं समझता हूँ क्राइम नीचे की तरफ नहीं आ रहा, क्राइम का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इस गमज़दा ख़ानदान के हम साथ हैं, लेकिन उस वक्त तक उनको भी सुकून नहीं आएगा, और एज ए पब्लिक नुमाइंदा होने के नाते उस इलाके के मुझे भी सुकून नहीं आएगा। मैं अभी भी 2 मिनट पहले CCPA लाहौर से इसी सिलसिले की एक मीटिंग करके आया हूँ, ताकि उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि अगले चंद रोज़ के अंदर हम उनको ना सिर्फ गिरफ़्तार करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके उन ख़ानदान के लोगों को तसल्ली भी हो कि इस माशरे के अंदर इंसाफ नामी कोई चीज़ है। और एक बात और कि जब लास्ट बारी सलीम जो उसमें कत्ल हो गए हैं, रात सारी हम वेंटिलेटर के लिए हॉस्पिटलों में मारे मारे फिरते रहे हैं, रात सारी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप उनके लवाहकीन जो हैं उनसे जाके पूछे, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हमें वेंट मिल जाए। ये माल रोड के ऊपर जो फुटपाथों के ऊपर जो टर्की के प्रेसिडेंट आने से जो पेंट करवाया ना, अगर यही पैसों से आप वेंटिलेटर लेके इन हॉस्पिटल में रख दें, मेहरबानी करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ना हॉस्पिटल में अगर कोई खुदा न खास्ता सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, ना वहाँ पर कोई वेंटिलेटर होता है, ना वहाँ पर कोई सहूलत है, और हुकूमत दावे कर रही है कि जनाब बड़े काम कर रहे हैं। आप सिर्फ काम ये कर रहे हैं जो नज़र आते हैं, जहाँ से पैसे आते हैं। पैसे आते हैं आपको अंडर पासिस से, आपको ऑरेंज ट्रेन से, आपको मेट्रो ट्रेन से, यहाँ से आपको पैसे आते हैं, आपको हॉस्पिटल से पैसे नहीं मिलते। भी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, वो वेंटिलेटर की वजह से फोत हुआ है, वेंटिलेटर ना होने की वजह से फोत हुआ है। अगर उसके पास वेंट होता, आप डॉक्टरों से पूछे जाके, उससे पहले जब उसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद 4-5 घंटे हाथ से पंपिंग करते रहे हैं।
तो जब आप सारा ब्लेम दूसरों पर न डाले, हुकूमत कुछ खुद भी काम करे। जो हॉस्पिटलों की हालत ठीक होने वाली है उनको तो करे। यहाँ पर एक डायलिसिस करवाना होता है, वो मशीनें नहीं है। अब उस गमज़दा खानदान के 5 अफराद तो दुनिया से चले गए, ख़त्म हो गए, वो यतीम हो गए। हुकूमत जाती है 5-10 लाख रुपया देगी और उसके बाद कहेगी जी बड़ा, उसकी तशहीर कराएगी। 10 लाख रुपया देके 20 लाख की तशहीर कराएगी। कोई पूछने वाला नहीं है। बादशाह लोग हैं, शहंशाह लोग हैं, हम उनकी रियाया हैं, वो बादशाह मुगल आजम लोग हैं। टीम अवाम की आवाज की काविशें रंगलाई और पंजाब पुलिस की जानिब से डकैती में मुलविस अफराद की निशानदेही कर ली गई है। उम्मीद है कि इनको जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और आइंदा जराइम की रोकथाम के लिए तेजी से काम किया जाएगा ताकि अवाम से किया गया वादा वफा हो सके और अवाम के वोटों का हक भी अदा किया जाए। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज और अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।